नमस्कार। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। जी। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे संविधान के बारे में आवाज़ कि कम आ रही है ज़रा जी। हेलो, अभी आ रही? हेलो हाँ, हेलो। थोड़ी कम आ रही है। मैं दोबारा मीटिंग से बाहर निकल के दोबारा लॉगिन करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो लेकिन मेरी आवाज़ तो मेरे कैसे पहुंचनी चाहिए। हेलो। तो कल हम लोग ने चर्चा की थी प्रौद्ध व्यवस्था में संविधान कैसा होगा, और हम लोग ने चर्चा किया संविधान क्या है, संविधान कब लिखे गए, कैसे लिखे गए, उसके थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी हमने देखा। फिर हम लोगों ने चर्चा की शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, और फिर हम पहुंचे कि हमारे भारतीय जो प्रजातंत्र की, गणराज्य की जो व्यवस्था है वो कैसी है। और हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो संविधान है उसमें क्या कमियां रह गई, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। इसमें एक चीज और भी है, उस चर्चा में हम लोगों ने उस तरह से विचार नहीं कर पाए। जैसे हमारी एक संसदीय व्यवस्था है और अमेरिका में क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री के पास पूरा पावर होता है, अमेरिका में सारी जो शक्तियां हैं प्रेसिडेंट के पास में होती हैं। तो कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने इस बात को जाना कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, हम प्रधानमंत्री को देश नहीं चुनता है, प्रधानमंत्री को चुना जाता है उसके पार्टी के द्वारा, संसद में जीते हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो हमने ये देखा कि जो प्रधानमंत्री है उसको सभी लोग वोट नहीं देते हैं, उनको केवल उसके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे अभी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था बनारस में, और बनारस में इलेक्शन लड़ करके वो जीत करके गए, और बीजेपी के और जितने भी सांसद चुन करके गए उन्होंने उनको नेता मान लिया, नेता बन करके वो प्रधानमंत्री हो गए। हमने देखा था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो मनमोहन सिंह जब पहले टर्म में कहीं उनका नाम ही नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो क्या हुआ था, अचानक उनको थोप दिया गया। उन्होंने तो कहीं से इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, वो 10 वर्ष में एक भी इलेक्शन नहीं लड़े, वो राज्यसभा के द्वारा चयन होकर के फिर वो प्रधानमंत्री बने थे। तो उनका सीधे जनता के साथ में संपर्क नहीं था। तो संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि जो हम हमारा नेतृत्व कर रहा है, जो प्रधानमंत्री जिसको कि सारे पावर्स हम देते हैं देश को चलाने के लिए, 5 साल के लिए उसको सारी शक्तियां मिल जाती हैं कि वो देश के हित के लिए कुछ भी करे, मतलब संसदीय व्यवस्था के अंदर जो भी संभव है वो करे और देश को विकास के रास्ते पर ले जाए। लेकिन उसको जनता नहीं चुनती है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं था, जैसे गुलजार जी हुए, इसी तरह से मानिए देवगौड़ा जी हुए। देवगौड़ा ने जी ने कभी ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ा था कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, उनको बनाया गया। इसी तरह चंद्रशेखर जी हुए, और भी बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कि जनता द्वारा उसकी स्वीकृति नहीं थी। इसके विपरीत में जो अमेरिका और फ्रांस में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जहां पर वो उस देश का जो अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता के लोगों ने या तो वोट दिया होगा या नहीं दिया होगा, वो लोग उसको वोट दे करके फिर वो जिताते हैं। उससे क्या होता है, उसकी जवाबदेही जनता के प्रति डायरेक्ट है। जिस आदमी की जवाबदेही जनता के प्रति डायरेक्ट है
जो उसने वादे किए हैं वो उसके व्यक्तिगत वादे हैं। हालांकि वो वहां पर भी वो एक किसी पार्टी का नुमाइंदगी करता है और वो पार्टी के वर्कर्स उसको जिता करके लेकर के आते हैं। फिर भी उसका जो मैनिफेस्टो है उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो जाती है कि उस मैनिफेस्टो को वो जनता के सामने लेकर के आए और उसकी भली भांत उस पर चले। हमारे यहाँ भी ऐसा है, मैनिफेस्टो बनाते हैं, इस पर चलते हैं, ऐसे बात नहीं चलते हैं, लेकिन उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होती है। यही कारण है, कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है प्रजातंत्र में, वो बेटर है संसदीय व्यवस्था में जहाँ के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो जैसे अमेरिका का जो सिस्टम है गवर्नेंस का, वहाँ पर जो वहाँ का प्रेसिडेंट जो जनता के द्वारा चुना जाता है, वो व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। उसका एक और फायदा होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे मोदी जी हैं, वो चुन करके आए बनारस से, तो उनका जो इंटरेस्ट है बनारस में ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? अभी जैसे हम लोग जानते भी हैं कि वहां पर कुछ भी होने से उसके लिए वो विशेष व्यवस्था कर देते हैं। वहां पर कई बार जाते हैं, पूरे देश में तो कई बार नहीं जाते। हो सकता है साउथ में कभी नहीं गए हो सकता है कुछ और जगह कभी देखने के लिए नहीं जाए। क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन बनारस में कुछ हो जाएगा तो उसके लिए उनका विशेष ध्यान रहेगा। जो आदमी सारी जनता के द्वारा चुना गया है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि सारी जनता के बारे में वो ख्याल रखे और सारी जनता उनसे एक व्यक्तिगत उम्मीद बना करके रखती है कि हमने इस आदमी को चुन करके देश के लिए बोला था, तो वो हमारी बात वहां पर सुनेगा, हमारी बात को समझेगा। अन्यथा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर मान लीजिए बीजेपी का शासन नहीं है और वहां पर बीजेपी को वोट भी नहीं मिले, वहां से कोई एमपी भी नहीं आया, तो लेकिन प्रधानमंत्री तो सबके हैं। हो सकता है वो अपना प्रधानमंत्री का जो कार्य है वो सबके लिए कर रहे हो, उसमें कोई डिनाई नहीं है, लेकिन जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है वो उसको नहीं निभा पाएंगे। इसलिए कहा गया कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो एक बेटर सिस्टम है। और हमारे यहाँ जो संसदीय प्रणाली, जहाँ प्रधानमंत्री को जनता नहीं चुनती है, वो अपने दल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं और इसलिए वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। मान लीजिए आज मोदी जी नहीं रहे तो कोई एक नया आदमी आएगा, वो फिर जो समय बचा हुआ है 2-2.5 साल का, उसके लिए प्रधानमंत्री हो जाएगा। उनका तो मान लीजिए हमने कभी नाम ही नहीं सुना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कोई भी XYZ कोई भी आ सकता है, गडकरी जी हो जाए चाहे कोई भी आ जाए, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कौन बनेगा। लेकिन इसलिए presidential system is better than parliamentary system of governance which we have in India. अब हमारे संविधान में एक और कमी है जिसकी कल हम लोग चर्चा नहीं कर पाए। संविधान एक तरफ ये कहता है कि सभी मनुष्य का एक ही अधिकार है, समान अधिकार है, लेकिन इसी संविधान में हर एक धर्म के नाम पर अलग अलग अधिकार दिए गए। यदि हमने एक बार कह दिया, और होना भी चाहिए, सबके एक समान अधिकार होने चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए पर्सनल लॉ अलग है और हिंदू के लिए पर्सनल लॉ अलग है। अब ये अलग होने से क्या होता है कि व्यवस्थाएं दोनों के लिए अलग अलग कर दी गई, संविधान में ही कर दिया गया। तो जो संविधान का जो विशेष महत्व था कि संविधान के नियम कानून के सामने सभी लोग एक जैसे होंगे, वैसा नहीं होगा। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी जो हम लोग मिलती है माँ बाप से फिर बच्चों मिलती है, वो सभी में बराबर नहीं है।
हिंदुओं के लिए अलग रूल बनते हैं, मुसलमान के लिए अलग रूल बने हुए हैं। मान लीजिए विवाह हम लोग करते हैं, विवाह विच्छेद होता है, तो मुसलमान में एक अलग सिस्टम है कि वो उन्होंने तलाक 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 कर दिया तो विवाह विच्छेद हो जाएगा। हिंदुओं में उसको एक प्रोसेस के मतलब के थ्रू से गुजरना पड़ेगा। इसी तरह से एक हिंदू औरत है, उसको विवाह में बहुत प्रोटेक्शन दिया गया, एक मुस्लिम औरत को वो प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। औरतें तो नागरिक है ना यहाँ की, दोनों को समान अधिकार नहीं दिए गए। तो इन कारणों से ये संविधान में हमारी कमी रह गई। संविधान ऐसा होना चाहिए जो सारे नागरिकों के लिए एक हो, चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, सभी में समानता के आधार पर नियम कानून बनने चाहिए थे, जो कि हमारे संविधान में नहीं है। हालांकि इसके लिए प्रयास कई वर्षों से चल रहे हैं, इसमें कोई सफलता नहीं मिली। आगे क्या होगा तो भगवान ही जानता है, लेकिन अभी तक तो वो नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ हमारे संविधान में हम लोग अभी हम थोड़ा सा एक ऐतिहासिक पर्पस में जाते हैं। हमको आज़ादी कैसे मिली? जिस समय हम आज़ादी की बातें कर रहे थे तो हम केवल पॉलिटिकल सिस्टम जो था उसकी बातें कर रहे थे कि जो राजनीतिक व्यवस्था चेंज हो जाए, जो गोरे लोग ब्रिटिशर्स जो राजा बने हुए हैं उनके जगह हमारे चुने हुए लोग राजा बन जाए या शासक बन जाए। जोर किस पर था? पॉलिटिकल सिस्टम पर था। लेकिन हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि उस समय भी बहुत गरीबी थी, आज भी गरीबी है और आय की विषमता चरम पर है। एक आदमी लाखों करोड़ का मालिक होता है, एक आदमी के पास से 1 लाख नहीं होता। इतनी विषमता है। एक मतलब एक अंबानी जैसा आदमी भी होगा और एक मतलब गांव का एक गरीब बिना खेत का मजदूर, उसके असल 1 लाख का भी संपत्ति नहीं है और एक के पास में 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। इतना इतना हम है कि हमने कभी आर्थिक रूप से हम सभी को कुछ अधिकार बराबर मिल जाए उसके लिए लड़ाई भी नहीं लड़ी। क्योंकि वो सिस्टम हम जब लड़ रहे थे तो हमने ये नहीं कहा था कि हम गरीबों के लिए लड़ेंगे, गरीबों के लिए हम ये कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। चाहे कांग्रेस हो चाहे और कोई हो, उसमें जितनी भी पार्टियां थी सब ये कहते थे अंग्रेजों को भगाओ, अंग्रेजों को जाने दो। अंग्रेज चले भी गए क्योंकि उसमें मुद्दा एजेंडा ये नहीं था कि हमें आर्थिक विषमता, जो यहाँ की गरीबी, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके उत्थान के लिए कुछ करना है, उसके लिए हम सरकार बनाएंगे, उन गरीबों को हम उठाएंगे, ये मुद्दा कभी रहा ही नहीं। तो क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। संविधान में एक गरीब आदमी को कैसे कैसे उसकी हालत को इम्प्रूव किया जाए, कैसे उसका विकास किया जाए, संविधान में उसकी कोई चर्चा नहीं है। संविधान में एक चर्चा जरूर है कि सबके अधिकार समान होंगे, लेकिन जब हम आजाद हुए तो हर एक आदमी समान तो नहीं था। वो जो विषमता थी वो विषमता और बढ़ती चली गई, बहुत विषमता हो गई और बढ़ती चली जा रही है। तो ये भी हमारे संविधान की एक कमी है कि हमने आर्थिक मुद्दों के ऊपर संविधान में कुछ भी चर्चा नहीं की। उसका एक ही कारण है कि जिस समय हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय ही आवाज उठनी चाहिए थी कि आज़ादी के साथ साथ हम गरीबी से भी लड़ेंगे, भूखमरी से भी लड़ेंगे, हम समान अधिकार के लिए लड़ेंगे, सबका आर्थिक विकास हो उसके लिए भी लड़ेंगे। यदि इन बातों पर चर्चा की गई होती उस समय तो उसका स्थान संविधान में कहीं मिला होता। तो उसके बारे में ना संविधान में कभी चर्चा की गई और ना लोगों को वो अधिकार मिले और अभी भी वो चल रहा है। ये हमारे संविधान की ये कमी रह गई और उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हमने वर्णन किया। दूसरा, संविधान में जो मानव है, मान लीजिए पूरी पृथ्वी पे केवल मानव रहे और जीव जंतु पेड़ पौधे नहीं रहे तो क्या हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते।
जब हमारा जीवन इन पशु पक्षियों जानवरों पर डिपेंडेंट है, पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है, उसकी भी व्यवस्था कहीं न कहीं संविधान में होनी चाहिए थी। यही कारण है कि अलग से तो कुछ नियम बने हुए हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल, इकोलॉजी, इसके ऊपर बहुत सारे पर्यावरण के ऊपर कुछ नियम कानून बने, वो संविधान में नहीं है। संविधान के बाहर वो सारी बातें होती हैं। यदि वो संविधान में उसकी चर्चा होती, क्योंकि एक अच्छा जीवन के लिए हमारे पास में एक प्राकृतिक वातावरण भी चाहिए, वरना क्या होगा, हम लोग देख रहे हैं ना, शहरों का जीवन एकदम नारकीय जीवन हो गया, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग जीवन जीते हैं। किस तरह से लोग रहते हैं, मतलब वो जीवन का कोई मतलब नहीं होता, ना वो आनंद है, ना वो, केवल ऐसा लगता है कि केवल जैसे खाने पीने सोने के लिए ही आदमी जिंदा है। आदमी इसके लिए नहीं आया है। आदमी का अपना विकास होना चाहिए। वो विकास केवल भौतिक स्तर पर नहीं, मानसिक स्तर पर होना चाहिए, मनसा आध्यात्मिक स्तर पर होना चाहिए, आध्यात्मिक स्तर पर होना चाहिए। आदमी को कुछ समय, खाली समय मिलना चाहिए, जिस खाली समय में उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, वो उसको उजागर कर सके, उसके लिए समय मिलना चाहिए। आदमी उसके लिए आया है। क्योंकि इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, तो संविधान में भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो ये हमारे संविधान की एक कमी है। मेरे ख्याल से ये जो कमी है, ये भारत का ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे संविधान होंगे जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। तो जो विश्व की और संविधान है, वहां पर भी इन व्यवस्थाओं को लेकर के आना होगा। क्योंकि जो लोग नियम कानून बनाते हैं, जो लोग देश को चलाते हैं, और जब नियम कानून बनाए तो इन बातों का ध्यान रखें। मेरे कहने का मतलब यह है, ये तो संविधान में रहेगा तो उसकी एक जिम्मेदारी हो जाएगी। यदि वो ध्यान में नहीं रख रहा है तो उसको आप चैलेंज कर पाएंगे। संविधान में एक और आर्थिक विषय के ही ऊपर कमी रह गई है, जो कि हमारे ही देश नहीं, मेरे ख्याल से विश्व के बहुत सारे देशों में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आदमी की जो परचेजिंग कैपेसिटी है, क्रय शक्ति, उसको कैसे बरकरार रखा जाए या उसका कैसे विकास किया जाए। क्योंकि आदमी का जीवन स्तर तभी सुधरेगा जब उसके परचेजिंग कैपेसिटी, क्रय शक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी, तभी तो सुविधाओं को ले सकता है। होता क्या है, कुछ लोगों की क्रय शक्ति बहुत बढ़ गई, कुछ लोगों की नहीं बढ़ रही है। जो पूंजीपति शासन में यही हो रहा है ना, कुछ लोगों के पास में बहुत पैसा आ जाता है, बहुत ज्यादा धन दौलत आ जाती है, कुछ लोगों के पास नहीं रहता। तो जो क्रय शक्ति का यदि अधिकार, कि हर मनुष्य की जो क्रय शक्ति है उसका संरक्षण सरकार करेगी और उसका उत्तरोत्तर विकास करेगी, यदि ये व्यवस्था संविधान के अंदर होती तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती थी कि हर एक आदमी के बारे में सोचें कि किसी आदमी का जीवन नारकीय ना हो, उसको एक न्यूनतम जो उसका स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड, उसको वो मेंटेन कर सके। तो एक ये रह गया। तो इस तरह की जो कमियां हैं हमारे संविधान में रह गई, और यदि इन चीजों पर ध्यान दिया जाए तो हमारा संविधान बहुत अच्छा हो जाएगा और हर एक मनुष्य का जीवन स्तर बढ़ जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। संविधान की हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक जो कि गारंटी देता है। हम किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, किसी को प्रेसिडेंट बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? कि हमारे बारे में सोचे और हमारे ऐसे नियम कानून बनाए जो हमारे हित में हो। तो इस संविधान में किस तरह से आदमी अच्छा जीवन व्यतीत करे, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी तो फिर आदमी का जीवन जैसे चला आ रहा था, जैसे आजादी के समय भी बहुत सारे लोग गरीब थे, आज थोड़े कम गरीब होंगे लेकिन आज भी बहुत सारे गरीब हैं। और यदि विकास हुआ है तो विकास कुछ लोगों का बहुत ज्यादा हो गया, और जो विषमता है, जो डिफरेंस है, वो कई गुना बढ़ता चला गया, हजारों गुना ज्यादा आज
विषमता आर्थिक विषमता देखते हैं, क्योंकि अर्थ से ही आदमी अपने जीवन की सुख सुविधाएं जुटाता है। यह अर्थ रहेगा तो आप अच्छा घर बना लेंगे, आप अच्छे घर में रह सकेंगे, आपके अच्छे पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, आप बहुत सारी और जो आपकी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। यह अर्थ नहीं है तो फिर जो कम से कम जैसे जिंदा रह सकते हैं उस तरह की व्यवस्था में चलना होता है। इसलिए हम लोग संविधान में आर्थिक अ, आर्थिक नियमों और कानूनों की व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे जो संविधान में एक जो चीज नहीं लिखी गई, हमने पहले चर्चा की, गणराज्य है, रिपब्लिक है, मतलब छोटे छोटे कई राज्यों से मिल करके हमारा एक देश बना है। तो इसमें कोई व्यवस्था ऐसी नहीं, मान लीजिए कोई राज्य या देश में के साथ नहीं रहना चाहता किसी भी कारण से, तो वो फिर क्या करे? संविधान में तो कोई व्यवस्था है नहीं। यदि संविधान में व्यवस्था नहीं है तो क्या होगा? हमेशा खून खराबा होगा, क्योंकि उसके लिए कोई व्यवस्था हमने लिखी नहीं। तो कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था उसके अंदर लिखनी चाहिए होती हो, लिखना चाहिए था कि इन कारणों से यदि कोई किसी अंचल के लोग, किसी जगह के लोग यदि चाहते हैं तो इस प्रोसेस से, जो भी उसका प्रोसेस होगा, कि वो जनमत करवाए या और करवाए, या 1 साल 2 साल 5 साल जनमत कराए, या जितने और कम से कम 70%, 80%, 90%, जो भी हम एक निकालते हैं, इतने लोगों की राय एक हो जाए कि वो फिर इस देश से अलग होना चाहते हैं तो हो जाते हैं। क्योंकि वो व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं कि वो व्यवस्था रहने से सब अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन व्यवस्था एक संविधान के अंदर होनी चाहिए। उस व्यवस्था के बारे में ध्यान नहीं दिया गया, इसकी आवश्यकता थी। तो ये हो गई हमारे संविधान की कमियां। अब जो संविधान बनाया जाए वो कैसा होना चाहिए, तो जो हम अभी तक चर्चा करते चले आए हैं उन्हीं बातों को लेकर के हमें कहना पड़ेगा कि हमारे संविधान में जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की जिम्मेदारी हर मनुष्य की जिम्मेदारी उसको लेनी होगी, उसकी व्यवस्था संविधान में हो। दूसरा, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी कलर का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी मत को मानने वाला हो, सबके अधिकार समान होने चाहिए। फिर क्या होगा? जब सबके अधिकार समान होंगे तो हर एक आदमी अपने आप को सुरक्षित समझेगा और कभी ऐसा द्वेष भावना नहीं आएगी कि इस आदमी जो है उसके लिए विशेष चीज बनाई गई, हमारे लिए विशेष चीज नहीं बनाई गई, इस तरह की बातें नहीं आएंगी। तीसरा, संविधान के अंदर यदि किन्हीं कारणों से आपातकाल लगाया जाता है, इमरजेंसी, उसके हम लोगों ने देखा हम लोग के देश में इमरजेंसी थी, तो उस आपातकाल की स्थिति में 6 महीने के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए कि एक इलेक्शन करा दिया जाए। यह 6 महीने में संभव नहीं है तो जो भी राष्ट्रपति है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कारण बताए कि किन कारणों से वो इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं, और किसी भी हालत में वो अवधि जो 6 महीने दी गई है 2 साल से ज्यादा ना हो पाए। ये व्यवस्था संविधान के अंदर होनी चाहिए। अभी वो व्यवस्था अनलिमिटेड है, हम चाहे जब तक
जब तक चाहे तब तक इमरजेंसी लगाकर रखी जा सकती है। उससे क्या होगा कि लोगों के अधिकारों का हनन होगा, लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन होगा, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, सम राज्य की यह जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर मनुष्य की रक्षा का उचित प्रबंध करें। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहां पर सभी अपने आप को सुरक्षित समझें और इसका प्रावधान संविधान के अंदर हो। इसके साथ साथ दो एक ऐसी आवश्यकताएं हैं जो कि सभी को समान रूप से उपलब्ध हो। वो है एक शिक्षा, एक है चिकित्सा। शिक्षा और चिकित्सा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। हर एक मनुष्य को, चाहे वो कोई भी हो, जैसी भी उसकी योग्यता है, शिक्षा उसको मिलनी चाहिए और उसको चिकित्सा उसको मिलनी चाहिए। और चीजें कम बेसी हो सकती हैं, लेकिन इसका अधिकार सबको समान होना चाहिए। ऐसा संविधान में होना चाहिए। ये भारत के संविधान के बाद ये हो सकता है और जगह भी ये व्यवस्था नहीं हो, लेकिन कहीं के भी संविधान है, किसी भी देश का संविधान है, उसमें इसका प्रावधान होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, अब कुछ संविधानों में देखा गया है कि कुछ कुछ धर्मों के लिए वो विशेष प्रावधान बनाते हैं। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम राष्ट्र हैं। या इंडोनेशिया चले जाइए तो बोलते हैं कि हम मुस्लिम राष्ट्र हैं, या कहीं ईरान, इराक, जहाँ मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो वहां पर जो मुस्लिम नहीं है उनके हितों का हनन होता है। तो हर एक संविधान में, चाहे किसी भी विश्व के किसी कोने का हो, सभी धर्मावलंबियों के लिए उसको सुविधा मिलनी चाहिए। वो जिस मत को मानना चाहे, जिस धर्म को मानना चाहे, उसके लिए उसको खुली आज़ादी होनी चाहिए। हमारे देश में जैसे है, भारतवर्ष में है, तो धर्म के नाम पर कोई भेद नहीं कर सकता। कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसके ऊपर चल सकता है। उसकी व्यवस्था हमारे यहाँ दी गई। लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये इस तरह की व्यवस्था नहीं गई। तो संविधान के अंदर ये धर्म अनुशीलन जैसी उनकी इच्छा है, वो उसके लिए प्रावधान होना ही चाहिए। दूसरा, जो हर एक अंचल की एक अपनी संस्कृति होती है, उनका अपना एक इतिहास होता है, और संस्कृति से जुड़ा हुआ भाषा होती है। तो जो भाषा है, उसकी संस्कृति है, तो हर देश का यह कर्तव्य होना चाहिए कि उनकी वहाँ जो संस्कृति है, जो उनकी भाषा है, जो उनकी ऐतिहासिक धरोहर है, उसकी रक्षा की जाए। हम लोग देखते हैं आजकल बहुत सारे ऐसे देशों में कि जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर है, उस पर बहुत खिलवाड़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए चीन में जब उन्होंने मार्क्सवादी व्यवस्था आई, तो उन्होंने उनकी जो संस्कृति जो पहले से चली आ रही है, बहुत पुरानी संस्कृति है चीन की, जैसे भारत की है वैसे चीन की भी संस्कृति बहुत पुरानी है, उन्होंने सबको बदलने की कोशिश की। मान लीजिए वहाँ मंदिर थे, वहाँ बौद्ध मंदिर थे, सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। कहीं पर वो उनके यहाँ जो मुस्लिम रीजन्स हैं, वहाँ उन्होंने मुसलमानों की व्यवस्था को भी बंद कर दिया। इसी तरह से ये जो गारंटी है, ये सभी के लिए देश जिम्मेदार होना चाहिए कि नहीं, हम सबके भाषा को, उसकी संस्कृति को, वहाँ उनकी जो भी अपनी विशेषताएं हैं, उसमें कभी भी दखल नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए भारत में अब हमारी कितनी विभिन्न तरह की संस्कृति मिलती है। अब एक केरल का आदमी वो एक अलग तरह से रहता है, तमिल अलग रहता है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नागा है, मिजोज हैं, असमियाज हैं, त्रिपुरा में बंगाली लोग हैं, और उनके जो ट्राइबल्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, सबकी बड़ी
भिन्न भिन्न तरह से ये लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न तरह का कपड़ा पहनते हैं, ये आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इसी तरह की आज़ादी पूरे विश्व में हर देश में हर नागरिक को मिलनी चाहिए, जो कि बहुत सारे देशों में उनके संविधानों में इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। और यही सब बातें हैं जो कि संविधान में होनी चाहिए। विश्व के संविधान जब भी बने इन बातों का ख्याल रखा जाए तो मनुष्य का जीवन सुखमय होगा, समाज एक उन्नत समाज बनेगा और लोग अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। समय थोड़ा कम है, इसलिए हम चाहते हैं यदि कोई प्रश्न सब होंगे तो हम लोग उनकी चर्चा कर सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही, थोड़ी कम आ रही। हाँ बोलिए ना, सुनाई पड़ रहा है हमको। हाँ दादाजी, मैं ये कह रहा हूँ अभी प्रश्न मेरे पास तो नहीं है वैसे, पर कल का एक। जो आपने प्रश्न किया था ना, हाँ हाँ। कल आपने एक प्रश्न किया था जो हमारे व्हाट्सएप पे आपने हाँ डाला था, दादाजी। तो उसका हमने आपको हाँ जवाब दादाजी। भी हाँ दिया दादाजी। था। आपने देखा ना उसको? आपने हाँ ये देखा मैंने। तो उससे इसको हम चर्चा में लाएं जिससे और लोगों को भी पता चले। आपका जो प्रश्न ये हाँ था, दादाजी। आपका प्रश्न ये हाँ था हाँ। कि दादाजी, यह संस्कृत भाषा है वह देवनागरी से मिलती जुलती है। जैसा कि आपने बताया कि संस्कृत भाषा मलयालम आदि विभिन्न भाषाओं में भी लिखी जा सकती है, तो जो संस्कृत जिस लिपि में आज दिखती है, क्या वह उसकी वास्तविक लिपि नहीं है? क्योंकि अगर यह उसकी वास्तविक लिपि है तो अलग अलग भारतीय भाषाओं में वह कैसे लिखी जाती है? तो इसका मैंने आपको उत्तर भी दिया था। हमने जो उत्तर दिया था हम जस्ट पढ़ते हैं, उसके ऐसे फिर हम उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ दादाजी। भाषा और लिपि दो अलग चीजें हैं। भाषा बोली जाती है, लिपि लिखी जाती है। आजकल हम लोग हिंदी भी रोमन लिपि में लिखते हैं, जैसे व्हाट्सएप मैसेज में लोग डालते हैं ना, एबीसीडी में ही। अब जैसे हम HAM, हम आ रहे हैं आ करके ऐसे करके हम लोग भेजते हैं ना, तो हम लोग रोमन में लिख देते हैं। ये जो इंग्लिश हम लोग लिखते हैं वो इंग्लिश स्क्रिप्ट नहीं है, वो स्क्रिप्ट है रोमन। यूरोप की सारी भाषाओं की जो स्क्रिप्ट है वो रोमन स्क्रिप्ट है, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे इंग्लिश हो, जर्मन हो, इटली हो, पुर्तगीज हो, ये सब की स्क्रिप्ट एक ही है, रोमन स्क्रिप्ट ABCD। और उनका प्रोनाउंसिएशन करने का पर अंतर है। तो इसलिए संस्कृत को लोगों ने अपनी भिन्न भिन्न लिपि में लिखा है। देवनागरी लिपि गुजरात की है। नागर ब्राह्मण इसका प्रयोग करते थे, लेकिन संस्कृत लिखते समय वो ऊपर एक रेखा खींचते थे संस्कृत के सम्मान में, क्योंकि यह देवों की भाषा थी। यही अंतर है हिंदी और गुजराती लिपि का। और देवों की भाषा की वजह से इसका नाम देवनागरी पड़ गया, जबकि जो गुजरात की लिपि है उसको बोलते हैं नागरी लिपि। तो क्योंकि संस्कृत लिखते वक्त क्या करते थे, वो जो लिखते थे उसके ऊपर एक रेखा खींच देते थे ऊपर, जो अभी हम लोग पाते हैं कि हमारे सारे हिंदी में हमने ऊपर रेखा खींची हुई रहती है। तो ये गुजरात से स्टार्ट हुई थी, जो नागरी लिपि है गुजरात की है, और उसी लिपि को हम लोगों ने अपना लिया है। तो संस्कृत भाषा जैसे मान लीजिए कश्मीर में लिखा गया, डोगरी लोग हैं उन्होंने लिखी, उनको तो हिंदी की लिपि नहीं आती है, तो उनकी जो अपनी जैसे ब्राह्मी लिपि वहां पर चलती थी, खरोस्ती लिपि चलती थी। अलग अलग समय में अलग अलग तरह की लिपियां उपयोग में आई हैं। या शुरू में जैसे जो वेद लिखे गए तो कहा जाता है कि वो कश्मीरी ब्राह्मणों ने सबसे पहले वेदों को लिखा। उसकी पहले लिखा नहीं जाता था, पहले क्या मुंह से श्रुति उसको सुना जाता था, सुनकर के याद किया जाता था, लेकिन सबसे पहले उन्होंने लिखा। तो उन्होंने जो लिखा उन्होंने अपनी लिपि में लिखा, वो कोई देवनागरी लिपि नहीं थी उसमें। और देवनागरी लिपि अभी बहुत नई लिपि है, ये कम से कम अभी 300-400 वर्ष पहले स्टार्ट हुई, जबकि संस्कृत भाषा तो हजारों वर्षों से चली आ रही है। तो लिपि का अपना इतिहास है। लिपि 1000-2000 साल के बाद में उसमें चेंज आ जाता है, फिर नई लिपि आ जाती है।
कालांतर में उसके लिखने का ढंग बदल जाता है। जैसे कि हम लोग बंगला लिखते हैं तो वो कुटिला लिपि है, कौटिल्य के द्वारा बनाई गई लिपि है, उससे लिखा जाता है। और जैसे और जगह जैसे पंजाबी में उन्होंने अपने एक अलग लिपि है जिसमें वो पंजाबी लिखते हैं। मेरे ख्याल से गुरु गोविंद सिंह जी ने किसी ने उसको लिपि को स्टार्ट किया था, गुरुमुखी बोलते हैं, गुरुमुखी भाषा है, उसकी लिपि उन्होंने जिसमें पंजाबी लोग लिखते हैं वो स्टार्ट कर दी। तो इसी तरह से जैसे गुजराती लोग हैं वो हमारे जैसा नहीं लिखते, है उनकी लिपि, लेकिन उनके गुजराती जब लिखते हैं तो ऊपर वो रेखा नहीं लिखते हैं, या उसमें आप रेखा लिख दीजिए तो लगेगा कि वो हिंदी जैसा ही सब कुछ दिखाई पड़ेगा। तो इसी तरह से उड़िया लिपि है। अब उड़िया जो भाषा है, आप वो बोलेगा तो आप समझ लेंगे, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो वो लिखा हुआ है बंगला जैसा ही, जैसे बंगला लिखता है, बंगला थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि बंगला में का लिखा हुआ, तो का हमारे हिंदी जैसे का है उसका, या बहुत सारी चीज हैं जो हमारी हिंदी से उसके मिलती हैं जब वो लिखते हैं, लेकिन आप उड़िया बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। उसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। इतिहास में उन्होंने क्या किया, पहले लिखने के लिए कागज नहीं होते थे, जब लिपि बनी उसमें कागज नहीं थे, तो ये पेड़ों की छाल, जो भोजपत्र बोलते हैं ना, भोजपत्र क्या था, पेड़ की छाल थी। एक हिमालय में पेड़ होते थे, उनकी छाल, और वो कागज जैसे पतला होता था। मेरे पास में एक कॉपी है उसकी भोजपत्र की, तो उस पर लिख करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। लेकिन ये जो हिमालय की तराई में तो वो पेड़ थे, वो साउथ में तो नहीं थे, तो जब नीचे जाएंगे तो वहां पर उन्होंने ताल के पत्र पर लिखा गया। ताल पत्र, जो ताड़ का पेड़ होता है उसकी जो पत्ते होते हैं उसको जो एक स्ट्रिप्स बना ली जाती थी और ताल पत्र पर लिखने की व्यवस्था की गई। तो ताल पत्र पर जब लिखते थे तो उन्होंने जो लिखना शुरू किया, मान लीजिए कोई स्याही है और नुकीली चीज से जब लिखेंगे ना तो आप उसमें लिख नहीं पाएंगे क्योंकि फट जाएगा, ताल का जो पत्ता है वो फट जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उसको एक साथ आप नहीं लिख सकते, तो गोल गोल करके लिखना शुरू कर दिया। मतलब उसी को जो लिखेंगे तो गोलाई करके लिखेंगे जिससे कि उसके अंदर छेद ना हो जाए, और क्योंकि लोहे की नोक से वो लिख रहे हैं, स्याही है, लोहे की नोक है और पत्ता है, वो पत्ता फट जाएगा थोड़ा सा भी उसको कर्वेचर देंगे तो। यही कारण है कि उनकी लिपि एकदम भिन्न दिखाई पड़ती है। लेकिन एक बार हम समझ जाए कि हमारी लिपि हमारी जैसी चीजें लिखी गई है लेकिन उसको घुमा घाम गोल गोल करके लिखी गई है, तो वो समझने में आसानी हो जाती है। तो संस्कृत को उन्होंने भाषा के रूप में, तो जैसे हम बोलते हैं संस्कृत वही वो भी बोलते हैं, उसमें कोई अंतर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। थोड़ा टोन थोड़ी चेंज हो जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन शब्द आपको समझ में आ जाएंगे। यही कारण था कि आदि गुरु शंकराचार्य जी केरल से निकल करके पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। उनको केवल संस्कृत आती थी, मलयालम भी आती होगी जो उनकी भाषा है, लेकिन संस्कृत जानते थे। उस संस्कृत की वजह से वो हर एक जगह जाके संवाद करते हैं संस्कृत में, और लोग उसमें संस्कृत सब जानते थे, पढ़े लिखे लोग जो थे संस्कृत जानते थे। और हर जगह उन्होंने पूरे भारत में 4 धामों की स्थापना की, हम लोग सब जानते हैं, केवल भाषा की वजह से। वो लिपि लेकर के आए होते, लिपि में लिख करके, तब शायद वो संभव नहीं होता था, क्योंकि हर एक आदमी को लिपि नहीं समझ में आती। तो वैसे देश की भाषा को, जैसे मान लीजिए जैसे आजकल लोग इंग्लिश समझने लग गए हैं, बहुत सारे लोग, यदि हर जगह पूरे विश्व में कहीं भी जाए सब जगह इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा आपको पढ़ने लिखने में। लेकिन उसने अपनी लिपि में कुछ लिख दिया तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। अरे ये तो फारसी जैसे लिखा हुआ है, या किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ